हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फटाफट से क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, स्वागत है रूबी जी, विश्व प्रकाश मिश्रा जी। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं फिर। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है पीजीटी जीएससी में आपका प्रतिष्ठा बैच चल रहा है और उसी की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो क्लासेस में लास्ट 2 क्लासेस में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में, है ना। बायोलॉजी का जो जनरल ओवरव्यू होता है उन सब की बात कर रहे थे। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ रहे थे जो कि आपके पूरे पूरे सिलेबस में काम आने वाली हैं, है ना। तो उसकी बात कर रहे थे। आज भी इस क्लास में हम लोग वही सब चीजें देखेंगे और बेसिक्स की ही बात करेंगे। उसके बाद फिर आपका टॉपिक वाइज चलेगा। तो चलिए भाई, स्टार्ट की जाए क्लास, ठीक है। चलिए, सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग। चलिए, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए शानदार तरीके से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी होम्योस्टेसिस के बारे में, ठीक है, याद होगा आपको, है ना। लास्ट क्लास में हमने होम्योस्टेसिस के बारे में बात की थी, याद होगा। तो उसी के आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे कुछ ऐसे रिएक्शंस या ऐसे जीवों के बारे में जो कि क्या करते हैं। कुछ तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, किससे कौन सी एनर्जी लेते हैं और किस फॉर्म में लेते हैं, तो उनकी बात करेंगे। इसी से शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, ठीक है। तो चलिए, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स ये क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। ऑटोट्रॉप्स से आपको एक चीज समझ में आती है और नीचे आपका लिखा है फोटोट्रॉप्स और एक साइड लिखा है कीमोट्रॉप्स, ठीक है। ये कौन से जीव होते हैं इनकी बात करेंगे, सॉरी। हाँ चलो, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं और दूसरे साइड आपका एक साइड और लिखा है फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स की बात करते हैं। तो आइए भाई, चलते हैं और जानते हैं कि ये क्या होते हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका, सभी का स्वागत है भाई, और सभी को शुभ प्रभात, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं फिर आगे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहीं से हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, एक टर्म और आता है इससे पहले भी, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स से पहले भी अगर बात की जाए तो एक टर्म और पढ़ते हैं जो कि होते हैं एंथ्रोट्रॉप्स, है ना। क्या होते हैं, तो इनकी बात करते हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। क्या कहेंगे? एंथोट्रॉप्स, ठीक। एंथोट्रॉप्स की बात करेंगे। चलिए भाई, स्वागत है सभी का, सभी का स्वागत है। एंथोट्रॉप्स ये क्या होते हैं, यहीं से जानेंगे हम लोग, शुरू करेंगे यहीं से। चलिए, अच्छा देखें फिर क्या होते हैं एंथ्रोट्रॉप्स। तो ऐसे जीव जो कि क्या करते हैं, अपना एनर्जी या अपना फूड किससे बनाते हैं, तो कहेंगे ये अपना फूड डिराइव करते हैं इन ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से, है ना। ऐसे जीव जो कि डिराइव एनर्जी फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, ऐसे जीव जो कि अपनी एनर्जी क्या करते हैं, किससे डिराइव करते हैं, तो कहेंगे ये अपनी एनर्जी डिराइव्ड करते हैं किससे। चलिए भाई, ये किससे, तो इन ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से ये अपनी एनर्जी क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ये लेते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं, है ना, डिराइव्स एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ठीक है। ऐसे जीव जो कि अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो बताएंगे अपनी एनर्जी ये डिराइव करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से एनर्जी लेते हैं। चलिए भाई, स्वागत है भाई सभी का, शिवम जी, विश्व प्रकाश जी, सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा बताएंगे कि क्या होता है एंथोट्रॉप्स। वो एनिमल्स होते हैं या वो जीव होते हैं जो कि इन ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से एनर्जी क्या करते हैं, लेते हैं,
है ना। अब एंथ्रोट्रॉप्स में ही ऑटोट्रॉप्स भी आ जाते हैं, एंथोट्रॉप्स के अंतर्गत ही कहेंगे ऑटोट्रॉप्स भी आपके आ जाते हैं। जैसे ऑटोट्रॉप्स में बात करते हो, ये भी क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी या एंथोट्रॉप्स की ही बात करते हैं, है ना। तो ये अपनी एनर्जी भी क्या करते हैं, सीधे सीधे इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लेते हैं। और जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते हो, है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, चलिए भाई n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और n नंबर क्या है, वाटर मिलकर क्या करते हैं, ये फूड का निर्माण करते हैं, है ना, फूड का निर्माण करते हैं। तो ये आप पढ़ते हो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। ये आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, है ना, प्रकाश संश्लेषण। और यहाँ पर आप देखते हो कि प्रकाश संश्लेषण करके क्या होता है, तो n नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्या करते हैं, उसमें भी सोलर एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, कहेंगे सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलो ठीक है, इसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो कहेंगे यहां पर चाहिए होता है सोलर एनर्जी, है ना भाई, सोलर एनर्जी जो कि क्या है यहाँ पर चाहिए होती है, और इससे फिर फूड बनता है। क्लियर है, इससे क्या होता है, तो कहेंगे सोलर एनर्जी की मदद से यहाँ पर फूड बनता है। क्लियर, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलता है, और इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को ये कहलाता है क्या, एंथोट्रॉप्स कहलाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। चलिए अब ऑटोट्रॉप्स में बात कर लें। चलो भाई ऑटोट्रॉप्स में बात कर लें, तो इसमें आप लिख सकते हो प्लांट्स में, है ना, प्लांट्स क्या होते हैं, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं, और ये भी अपना क्या है, इसमें प्लांट्स जैसे कि फोटोसिंथेसिस आप इस पे लिख सकते हो भाई, क्यों, फोटोसिंथेसिस। और ये भी अपना फूड क्या करते हैं, सीधे सीधे इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, दूसरे जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, उनकी बात करते हैं। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन से अपने क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये अपनी बॉडी को। और दूसरी चीज, या फिर आप दूसरे रेफरेंस में जानो, तो हेटेरोट्रॉप्स वो जीव होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स की बात कर लें, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या है, ये आप देख सकते हो एनिमल्स, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एनिमल्स। और ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से सीधे सीधे एनर्जी लेते हैं, है ना, डिराइव्ड फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर ऑर्गेनिक सोर्स से, जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन से ये सीधे सीधे कह सकते हैं एनर्जी लेते हैं। और वो ऑर्गेनिक कार्बन इनको मिलता कहाँ से है, तो कहेंगे कि ये सीधे सीधे एनर्जी लेते हैं, बना बनाया भोजन चाहिए भाई, है ना, इनको बना बनाया भोजन चाहिए। और वो लेते कहाँ से हैं, तो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, वो प्रोसेस देखने को मिलता है, और उनसे फिर डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट ये हेटेरोट्रॉप्स जितने भी लेते हैं ये सीधे भोजन ले लेते हैं, है ना। जैसे कि हम अपनी बात करें, हमको खाना बना बनाया मिलता है, तो एक तो वैसे ही हम फूड के लिए क्या है, पौधों पर निर्भर हैं, और दूसरा हमारा हेटेरोट्रॉपिज्म किस पे निर्भर है, घर की मम्मियों पर, है ना, कि मम्मी खाना बना कर देंगी तो हम खाना खाएंगे। तो हम भी क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स ज्यादा ही डबल हेटेरोट्रॉप्स शो कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर एनिमल्स हो जाएगा, और ऑटोट्रॉप्स में आपको पता है प्लांट्स आ जाएंगे जो कि फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट होते हैं फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स। ये कौन से एनिमल्स होते हैं, फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स की बात करते हैं, ये कौन से एनिमल होते हैं। तो फोटोट्रॉप्स में जैसा कि फोटो से कहीं पर भी अगर टर्म आता है फोटो, तो इससे आप कहीं पर भी रिलेट कर पाओगे। फोटो का मतलब क्या होता है, पूरी बायोलॉजी में जनरली हम पढ़ते हैं फोटो का मतलब क्या होता है, तो बताएंगे फोटो शब्द कहीं पर भी आता है दैट मीन्स होता है प्रकाश, है ना।
प्रकाश से रिलेटेड होता है। और ये ऐसे जीव हैं जो कि एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो सोलर एनर्जी से ये अपनी एनर्जी लेते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे, तो कहेंगे यूज लाइट एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं अपना फूड फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पर आप लिख लो यूज सोलर एनर्जी फॉर फूड, या फिर बाकी चीजों के लिए भी कह सकते हैं, है ना। सोलर एनर्जी का ये इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जीवों को कहा जाता है क्या, ऐसे जीवों को कहा जाता है फोटोट्रॉप्स, या ये कह सकते हैं लाइट एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी, लाइट भी कहीं लिखा है तो वो भी देख लीजिएगा। लाइट एनर्जी का उपयोग करते हैं। क्यों भाई, लाइट एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं। ऐसे एनिमल्स को या ऐसे जीवों को कहा जाता है फोटोट्रॉपिक एनिमल्स, है ना। फोटोट्रॉप्स पढ़ते हैं आप, तो इनको कहा जाता है फोटोट्रॉपिक एनिमल्स। कीमोट्रॉप्स की बात आती है तो कीमो से शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या करते हैं, यूज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं ये, है ना। केमिकल्स कंपाउंड का उपयोग करते हैं, ये केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं। ऐसे जीवों को कहा जाता है कीमोट्रॉप्स। केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है कीमोट्रॉप्स। क्लियर है? अगला एक टर्म आता है लिथोट्रॉप्स और क्या है, ऑर्गेनोट्रॉप्स। चलिए, लिथोट्रॉप्स और क्या है, ऑर्गेनोट्रॉप्स, इनकी बात कर लेते हैं। लिथोट्रॉप्स और ऑर्गेनोट्रॉप्स, चलो भाई इनकी बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, तो देखिए लिथोट्रॉप्स ऐसे जीव होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस वाले, सॉरी, लिथोट्रॉप्स ऐसे जीव होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से डिराइव करते हैं, तो कहेंगे डिराइव्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, जैसे कि प्लांट्स की बात करते हैं, है ना। प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में जो इलेक्ट्रॉन ड्राइव होता है वो किससे आता है, तो वो वाटर से आता है। फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से ले रहे हैं, उनको कहा जाता है लिथोट्रॉप्स। और ऐसे एनिमल्स जो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक सोर्स से ले रहे हैं, उनको ऑर्गेनोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी लिख लेते हैं, है ना। लिथोट्रॉप्स में आ जाएगा derived electron from inorganic इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से या इनऑर्गेनिक मैटर से क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे कहेंगे इनऑर्गेनिक सोर्स लिख लीजिए भाई, है ना। इनऑर्गेनिक सोर्स, इनऑर्गेनिक सोर्स से ये इलेक्ट्रॉन डराइव करते हैं। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे प्लांट्स करते हैं ऐसा, है ना। प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है, प्लांट्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किससे निकाला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है ना। वाटर मॉलिक्यूल से लेते हैं ये। और ये जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं प्लांट्स, ये क्या है, जो कि वाटर आप पढ़ते हो इन जनरली, इसको कहा जाता है क्या, तो इन जनरली ये क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक सोर्स है। तो इससे लेते हैं प्लांट्स, इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम वाटर, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक सोर्स की कैटेगरी में आता है। दूसरा आपका लिखना है ऑर्गेनो, चलिए दूसरा क्या है, तो दूसरा लिख लेते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स। ये क्या करते हैं, डिराइव्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स। ये सीधे सीधे क्या है, ऑर्गेनिक सोर्स से लेते हैं, ऑर्गेनिक सोर्स। जैसे कि बात करते हो इसमें एनिमल्स आ जाएंगे, और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वाला आप पाचन करते हो, तो कार्बोहाइड्रेट आपका किस में आ जाए, वो ऑर्गेनिक सोर्स में आ जाएगा। तो इसमें आपके एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है भाई। इसमें आपके क्या है, एनिमल्स आ जाएंगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया कौन से एनिमल्स क्या कहलाते हैं, इनकी बात कर लीजिए, ठीक है, ये लिख लीजिएगा।
ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, फोटोट्रॉप्स क्या होते हैं और कीमोट्रॉप्स क्या होते हैं, अलग अलग सी चीजें हैं, ये सारे के सारे आप पता होने चाहिए। एंथोट्रॉप्स क्या होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको लिथोट्रॉप्स और ऑर्गेनोट्रॉप्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो ये लिख लीजिएगा सभी लोग। चलिए अब और आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका एक टर्म आता है, नेक्स्ट आपका टर्म आता है, चले भाई चलिए भाई देखिए, कुछ चीजें आप पढ़ते हो एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म के नाम से, कुछ चीजें ऐसे पढ़ते हैं एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म, ये क्या होता है इनकी बात करते हैं, है ना। मेटाबोलिज्म वैसे आप पढ़ते हो, और मेटाबोलिज्म में दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो होती है आपकी एनाबोलिज्म और क्या है दूसरा होता है केटाबोलिज्म। चलिए भाई तो देखते हैं, नेक्स्ट आपका टर्म है, ये हो गया है ना। यहाँ पर एक टर्म आता है मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। सुना होगा बहुत बार, है ना, मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो ये होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर सारी की सारी क्या है केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं बॉडी के अंदर। हमारी पूरी बॉडी में एक ऐसा कंटिन्यू क्या है एक चक्र चल रहा होता है, और उसी चक्र में एक ऐसा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है जो सारी की सारी, या फिर कह सकते हैं जितने भी बाहर से सब्सटेंसेस ले रहे हैं उन सब का क्या है डाइजेशन हो रहा है, उन सब का प्रोसेस हो रहा है, उनसे एनर्जी निकाली जा रही है, और एनर्जी लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में पूरे टाइम चल रहा होता है ना। हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अलग काम कर रहा है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, उसके बाद आपका उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है। तो इन सारे सिस्टम का प्रॉपर वर्क करना वो भी एक तरह का क्या है, तो वो भी कहेंगे कि कंटिन्यूअस जब ये वर्क कर रहे हैं तो भाई कोई तो ऐसी चीज होगी जो इसको बैलेंस कर रही होगी, है ना। ऐसा थोड़े है कि पता चले मशीन, जैसे मशीन की बात कर ले, मान लीजिए कोई इंजन है ना, इंजन में आप क्या कर रहे हो कोई चीज बाहर से कंटिन्यू डाल रहे हो, तो इंजन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उसको मेंटेन करने का काम कर रही होंगी, है ना। इंजन के पार्ट्स में आप देखते हो जैसे ग्रीस डालते हैं बीच बीच में, है ना भाई। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, बेस्ट एग्जाम्पल कि आप बाइक चलाते हो, तो बाइक चलाने में आपको क्या होता है बहुत टाइम तक अगर कंटिन्यू बाइक चलाते हो तो बाइक क्या है वो भी आवाज करने लगती है, तो बीच में उसको लेके जाते हो सर्विसिंग वाले भैया के पास कि भैया इसकी सर्विसिंग कर दो। अब वो फिर क्या करता है उसमें ग्रीस डालेगा, ऑयल डालेगा, उसको एक बार फिर से क्या करता है रिन्यू करता है। अब वो रिन्यू करने का प्रोसेस कैसे होता है, तो बताएंगे कि उसमें कुछ चीजें बीच बीच में ऐड कर देते हैं, है ना भाई, जिससे वो प्रॉपर काम करता रहे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी एक तरह का पूरा मशीनरी सिस्टम चल रहा होता है, और उस मशीनरी सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसी चीजें बीच बीच में चलती रहती हैं, और ऐसी चीजें ही जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लिविंग फॉर्म में पूरे टाइम कंटिन्यूअस करने के लिए या कंटिन्यूअस चलाने के लिए बैलेंस करती हैं, उन्हीं चीजों को कहा जाता है कंप्लीट रूप से उनको मेटाबॉलिज्म कह दिया जाता है। ठीक है, तो सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं बॉडी के अंदर उनको क्या कहा जाता है मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में अंदर चल रही हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस अंदर चल रही होती हैं उन सबको मिलाकर क्या कह दिया जाता है मेटाबॉलिज्म। वही बात हो गई कि जैसे कि आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, है ना, जैसे कि आप गाड़ी की बात कर रहे हो वैसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। अक्षय कुमार जी, व्हाट अबाउट एलटी क्लासेस मैम? एलटी की क्लासेस ही चल रही है भैया, और ये आपका थियरी वाला पोर्शन है जो बैच आपने लिया है, ठीक है, तो उसकी क्लासेस चल रही हैं। बाकी आपको जो प्रैक्टिस वाला है वो बीच बीच में मिलता रहेगा। अभी 2 3 4 6 क्लासेस आपकी ये थियरी वाली जाएंगी, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस वाली क्लासेस फिर से चलेंगी, है ना। तो अल्टरनेट पे कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट पे आपकी क्लासेस चले। क्लियर है, अल्टरनेट पे कोशिश करेंगे कि एक दिन प्रैक्टिस और एक दिन आपकी ये वाली थियरी वाली क्लासेस चलें। ठीक है भाई अक्षय जी, चलिए पढ़ते हैं आगे।
तो मेटाबॉलिज्म में लिख लेते हैं ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सारी की सारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस चल रही होती हैं लिविंग बॉडी के अंतर्गत, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। एलटी वाले बच्चों का जो अभी पेपर है उससे पहले एक मैराथन लेंगे, है ना, कोशिश करेंगे कि एक मैराथन ले लेते हैं, और मैराथन में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसकी क्लासेस पूरे के पूरे क्वेश्चन 200-300 क्वेश्चन एक बार और करवा देते हैं। 7-8 घंटे की आपकी मैराथन एक ले लेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा आपको। ठीक है अक्षय जी, उसके लिए परेशान मत होइए। बाकी आपको प्रैक्टिस इतने सारे, मुझे लग रहा है कि 3000 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बायोलॉजी के, और अगर आप वो देख लेते हैं, कुछ टॉपिक वाइज भी करवाए हैं और प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा मैंने करवाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा इतना प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन दिया गया है, लगभग 3-4 हजार क्वेश्चन हमने करवाए हैं सिर्फ बायोलॉजी के, तो वो आप देख सकते हैं। अभी अभी आपका 17 को एग्जाम है, तो उससे पहले 1-2 मैराथन तो बिल्कुल ही ले ली जाएगी, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, और जैसा आपके पेपर का आधार है, जिस आधार के क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन रखे जाएंगे, तो वो आपको जल्दी ही बताया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अच्छा लिखते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखते हैं कि क्या है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो यहां पर लिख लेते हैं ऑल द all the chemical reactions सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो क्या है आपकी बॉडी के अंतर्गत चल रही होती हैं, है ना, सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपकी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, है ना, या फिर लिविंग बॉडी के अंतर्गत चल रही हैं, उनको क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द लिविंग बॉडी दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में बात करते हैं, कुछ तो ऐसे कंपाउंड होते हैं, है ना, जो स्मॉलर होते हैं और वो जाके क्या करते हैं, वो एक फॉर्मेटिव प्रोसेस बनाते हैं, या इसी को सिंथेटिक प्रोसेस भी कहा जाता है। वो आगे चलकर क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बनते हैं। दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो ऐसे सबस्टेंस होते हैं, है ना, अब ये जो रिएक्शंस होती हैं ये दो फॉर्म में हो सकती हैं। एक तो क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन के बड़ा मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं, या फिर दूसरा ये है कि बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। भाई यही तो दो प्रोसेस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर दो ही चीजों से काम करता है, या तो एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, है ना, जैसे कि आप कुछ चीजें ऐसे लेते हो, है ना, कुछ एनर्जी आप ले रहे हो, छोटे छोटे फॉर्म में जा रहा है, और वो फिर पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस बन जाता है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेगा। या फिर आप किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बॉडी के अंदर ले रहे हो और वो फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जाके टूटेगा। तो यही दो प्रोसेस आपको देखने को मिलती हैं, और इन्हीं के आधार पर पूरी लिविंग साइकिल चल रही होती है ना। यही दो प्रोसेस हैं जिसके आधार पर पूरी की पूरी लिविंग बॉडी चल रही होती है। तो इसी की बात कर लेते हैं, है ना। ये दो प्रोसेस हैं जो कि आपको मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलेंगे। एक प्रोसेस कहलाता है आपका, चलिए, एक प्रोसेस आपका कहलाता है एनाबिलिज्म और दूसरा प्रोसेस कहलाता है केटाबिलिज्म। तो इन्हीं की बात कर लेते हैं, एनाबिलिज्म और क्या है, दूसरा है आपका केटाबिलिज्म। चलिए, तो जैसा कि अभी मैंने बताया, एनाबिलिज्म आपको देखने को मिलेगा ऐसा प्रोसेस जहां पर स्मॉलर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है क्या, एनाबोलिज्म। यहां पर आप लिख लीजिए, स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स की संरचना करते हैं, कॉम्प्लेक्स की संरचना करते हैं। एज एग्जांपल आप मान लीजिए दो छोटे छोटे क्या हैं,
स्मॉलर मॉलिक्यूल है और ये मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। और दूसरे साइड आप यहाँ पर देखोगे, दूसरा आपका देखने को मिलेगा कैटाबोलिज्म में, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये क्या है, तो ये टूटता है स्मॉलर में, है ना, ये छोटे छोटे क्या है मॉलिक्यूल में टूटता है। अब इसमें जैसा कि आप देख सकते हो, है ना, मान लीजिए ये बड़ा मॉलिक्यूल है और ये क्या है छोटे छोटे ऐसे 2 अणुओं में या 3 अणुओं में, जो भी कह लीजिए, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें जनरली पढ़ते हैं, एक तो आपका एनाबॉलिज्म आ जाता है और दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे 2 अणु या 3 अणु 4 अणु मिलकर एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। और दूसरा जो आपका कैटाबॉलिज्म है, वहां पर एक बड़ा मॉलिक्यूल मिलकर आपका क्या करता है, तो बड़ा मॉलिक्यूल मिलकर एक या एक से अधिक छोटे छोटे स्मॉलर वन में क्या होगा, तो ये कहेंगे टूटता है। क्लियर है। तो इस आधार पर देखिए यहाँ पर क्या है, संरचना बन रही है ना, इसको कह सकते हैं आप कुछ चीजें और लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या है मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं आपस में, है ना, तो इसको कहा जाता है सिंथेटिक, सिंथेसिस हो रही है, सिंथेसिस हो रही है ना, सिंथेटिक प्रोसेस कह सकते हो। कैटाबॉलिज्म क्या है आपका, सिंथेटिक प्रोसेस है। और उसके अलावा कहेंगे तो इसमें क्या है, नीड ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है, चूंकि भाई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्लियर है, यहाँ पर बताएंगे नीड ऑफ एनर्जी होती है, नीड ऑफ एनर्जी होगी, बाहर से क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीजें आपको एनाबॉलिज्म में देखने को मिलेंगी। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, है ना, कैटाबॉलिज्म में जैसा कि आपने पढ़ा यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, या फिर ये कह सकते हैं ये ब्रेक डाउन प्रोसेस है। तो इस आधार पर यहाँ पर आप लिख लीजिए, है ना, ये क्या है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन प्रोसेस है। और यहाँ यहीं पर आपको अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर है, तो ये चीजें आप लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि एनर्जी रिलीज होगी और ये एक्स रिलीज ऑफ प्रोसेस एनर्जी देखने को मिलेगा। क्लियर है, रिलीज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बात करते हो, अभी बताया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, है ना, ये आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एन नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है एन नंबर में वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, है ना, सीधे सीधे बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट भी एन नंबर में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा एन नंबर में। और ऑक्सीजन यहाँ पर आपको रिलीज होती दिखेगी। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। कुछ एड ऑन वाली चीजें होती हैं कि यहाँ पर आपको क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी देखने को मिलेगी। सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर क्या करते हैं, तो एक या फिर कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप देखते हो कि क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, रिलीज होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, अगर पूछा जाए भाई इस आधार पर कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की आप बात करो, तो फोटोसिंथेसिस अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा प्रोसेस है, तो बताइए फटाफट से क्या हो सकता है ना, बेस्ट इसके लिए आप क्या जवाब दे सकते हो। ठीक भाई, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करते हैं
तो फोटोसिंथेसिस में आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, एक तो क्या है, इसमें क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अभी आपने देखा ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एनाबोलिज्म, है ना। तो एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगी। एनाबॉलिक रिएक्शन में आप आगे चल के बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हो, वहां पर क्या है, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की संरचना करते हैं। सीधे आधार पर कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, वाटर मिलकर आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा कार्बनिक सबस्टेंस बना रहे हैं, चाहे कि आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर लो। अब कार्बोहाइड्रेट में भी आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस आधार पर यहाँ पर अगर सीधे सीधे बात करें तो कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक टाइप का क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर कहेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन हो जाएगा, नीड ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे अगर लिखा जाए कि क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में लिख सकते हैं कि पहला तो ये क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज लिख सकते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन की वजह से यहाँ पर क्या है, तो नीड ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। और जहां पर नीड ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है उस रिएक्शन को कहा जाता है एंडरगोनिक या फिर रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंडरगोनिक, इसी को कहा जाता है एंडरगोनिक रिएक्शन, लिख लीजिए, ठीक है, एंडरगोनिक रिएक्शन, या इसी को कह सकते हैं यहाँ पर नीड ऑफ एनर्जी लग रही है। भाई एनर्जी दे रहे हो ना आप बाहर से, सोलर एनर्जी यहाँ पर आपको देनी पड़ रही है, नीड ऑफ एनर्जी। इस आधार पर यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहलाती है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहलाती है। तो आपसे पूछा जाए कि क्या हो सकता है, पहली बात तो फोटोसिंथेसिस आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन है, उसके बाद आप कह सकते हो एंडरगोनिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर नीड ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है, रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। और दूसरा एक जो बेस्ट चीज पूछी जा सकती है वो कह सकते हैं कि ये फिजिको केमिकल रिएक्शन है ना। कह सकते हैं एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि ये कैसी प्रोसेस है, तो ये क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है ये, है ना, क्योंकि आपको इसमें फिजिकल एनर्जी क्या है, केमिकल्स में चेंज होती दिखती है। तो ये आप कह सकते हो एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो अगर आपसे अब कोई पूछता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ये नहीं कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, पौधे अपना खाना बनाते हैं। बेस्ट जो आपका आंसर होना चाहिए दैट शुड बी, ये हो सकता है कि एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक रिएक्शन है जिस पर क्या है, हम छोटे छोटे अणुओं को मिलाते हैं और उससे क्या है, उससे आपको देखने को मिलता है कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की संरचना होती है। एनर्जी की क्या है, तो एनर्जी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, सोलर एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ती है, उसके आधार पर इसको कहा जाता है एंडरगोनिक रिएक्शन, नीड ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। और रेडॉक्स रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर आपको रिलीज होती दिखती है, उसके अलावा इसको कहा जाता है, तो ये कहलाएगा फिजिको केमिकल प्रोसेस भी कहलाता है, ठीक है, फिजिको केमिकल प्रोसेस कहलाता है। तो चलो भाई ये सारी चीजें आप नोट कर लो फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लो। और ये जरूर ध्यान रखिएगा जो आपको मेटाबॉलिज्म मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसके आधार पर दो चीजें पढ़ते हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर एक बड़ा अणु बनता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। और दूसरे साइड जो केटाबॉलिज्म है वहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। जैसे कि हमारी बॉडी में भाई हमने कोई फूड लिया है ना, रोटी खाई, तो रोटी को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं हम, ग्लूकोज
उसमें अंततः लास्ट में तोड़ते हैं तो वो सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं। ये कैटाबोलिज्म प्रोसेस कहलाता है। एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब आगे आ जाते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। एक जो बहुत जनरली फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जाता है ना, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। तो हो गया आपका। मेजरमेंट यूनिट्स की बात कर लेते हैं। चलो भाई, मेजरमेंट यूनिट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मेजरमेंट यूनिट्स में बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो, है ना, मेजर करते हैं। तो जैसे कि आप बात कर लो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक फिगर लगा है आपका, है ना, शानदार सा। और उसमें आप समझ सकते हो कि ये डीएनए का हेलिक्स मॉडल है और डीएनए का डबल हेलिक्स जो आप पढ़ते हो वो आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपको देखना है मेजरमेंट की यूनिट बहुत सारी आपसे पूछी जाती हैं। तो धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे और इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट यूनिट, चलिए भाई देख लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट्स, चलें आगे बढ़ते हैं। चलो मैं कुछ चीजें इधर लिख दे रही हूँ। सबसे पहला है आपका 1 मीटर में कितना होता है। उसके बाद है 1 माइक्रोमीटर कहलाता है, क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है। ये सारी चीजें पढ़नी है। और 1 नैनोमीटर बताना है, नैनोमीटर में कितना होता है। तो चलो ये मेजरमेंट की जो जनरल यूनिट है जो आपको पढ़नी है और आपको पता होनी चाहिए। चलिए, मीटर में, माइक्रोमीटर में, एंगस्ट्रॉम बताएंगे, नैनोमीटर कितना होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए भाई, तो बताइए फटाफट से, 1 मीटर में कितना पढ़ते हो आप, कितने सेंटीमीटर देखने को मिलते हैं। तो कहेंगे कि 1 मीटर में जनरली पढ़ते हैं हम, है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ये आप लिख लीजिए, 100 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, माइक्रो, ये माइक्रो कहलाता है ना, म्यू कहलाता है, म्यू ऐसे। चलो भैया म्यू बन जाए अच्छे से, है ना, नहीं तो कहेंगे मैम एच लग रहा है। क्यों भाई, एच लग रहा है क्या, नहीं इसको बनाते हैं, है ना, एच नहीं लगना चाहिए, ये म्यू है तो म्यू की तरह लगना चाहिए। चलो देखो, अब जैसा बन रहा है वैसा बना दिया जा रहा है ना, इससे अच्छा नहीं बनाया जा सकता। चलो अच्छा, म्यू के लिए बताएंगे, 1 माइक्रोमीटर या म्यू कहलाता है ये, इसका मतलब क्या होता है। चलो फटाफट से बता दो भाई, कितने मीटर होते हैं 1 माइक्रोमीटर में, कितने मीटर होते हैं, है ना, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो कहेंगे मैम यहाँ पर देखने को मिलते हैं 10⁶ मीटर, है ना, 10⁶ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। क्यों भाई, 10⁻, -10, सॉरी -10 होता है ना, 10⁻⁻10 होता है। और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। ये बेसिक यूनिट हैं जो आप यूज करते हो तो आपको पता होनी चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। और 1 नैनोमीटर आप पढ़ते हो 10⁻⁹ मीटर। अब यहाँ पर जैसा कि आपको लग रहा है कि मैम ये क्यों लगा रखा है आपने, तो इसकी क्या है, ये डबल हेलिक्स मॉडल है। और यहाँ पर चूंकि आप पढ़ते हो, है ना, तो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भैया उल्टा लिखा है थोड़ा सा, इसको हम अपने तरीके से बना लेते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है ना, बन तो गया। चलो ऐसा आपको देखने को मिलती है संरचना। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है संरचना, और इस पे ऐसे बीच बीच में क्या है, ऐसे बेस पेयर देखने को मिलते हैं। चलो बना लेते हैं, एक तो बना हुआ है आपका, है ना, ऐसे क्या है, बहुत सारे बेस पेयर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इनकी क्या है, इनकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। आपको जो ऊपर वाला है ना, ऊपर का जो ये वाला पार्ट दिखता है, ये कितना होता है, ये वाला कितना होता है, तो कहेंगे ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है ना, कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये 20 एंगस्ट्रॉम मतलब कि कितना हो जाएगा, नैनोमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कहेंगे कि 2 नैनोमीटर के आसपास होता है ना, 2 नैनोमीटर हो जाएगा। 20 एंगस्ट्रॉम मतलब कि 2 नैनोमीटर। और ये एक वाला, एक अगर इसकी क्या है, ये एक क्या है, एक हेलिक्स की
जो लंबाई है उसकी बात करते हैं, एक हेलिक्स की लंबाई की अगर बात करते हैं तो ये कितना होता है, तो कहेंगे ये 34 एंगस्ट्राम के आसपास होता है। 34 एंगस्ट्राम, दैट मीन्स कि ये 3.4 नैनोमीटर में आ जाता है। ठीक है भाई, 3.4 नैनोमीटर कहलाता है। चलिए, तो ये पढ़ा भी होगा, और यहाँ पर आपको अगेन इसलिए बताया गया है कि कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगे अभी हम इस चीज को बार बार यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को अभी आगे हम लोग यूज करेंगे। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये दो बेस पेयर के बीच में, ये दो बेस पेयर के बीच में जो क्या है, ये दो बेस पेयर के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है, तो बताएंगे ये होता है 0.34 नैनोमीटर, है ना, 0.34 नैनोमीटर होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 0.34 नैनोमीटर। अब इसको अगर एंगस्ट्राम में रखेंगे, एंगस्ट्राम में, तो ये कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्राम हो जाएगा। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्राम हो जाएगा। ये नैनोमीटर में लिखोगे तो 0.34 नैनोमीटर देखने को मिलता है। चलो भाई, तो लिख लो फटाफट से, क्लियर है, जल्दी से लिख लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आज हम खत्म करेंगे इसको, है ना, आज खत्म करना है भाई। ठीक है, 3 क्लासेस हो गई आपकी बेसिक्स की ही, तो चलो आज इसको खत्म करेंगे। इसको लिख लीजिए फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब हम एक चीज और, आप जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, वो फादर पूछे जाते हैं रिलेटेड। जितनी भी ब्रांचेस पढ़ते हैं तो उनसे रिलेटेड जो फादर हैं, तो उनकी बात और फटाफट से कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट हैं उनकी बात करेंगे, और क्लास को एंड करेंगे। तो चलो भाई फटाफट से क्या करो, आ जाते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर आपको क्या है, एक साइड हमने लिख रखा है आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। तो आपको नाम बस बताना है कि कौन से ब्रांच के फादर हैं। फादर ऑफ क्या है, सॉरी, रॉबर्ट हुक, स्वान है, पंचानन माहेश्वरी लिखे हैं, एन गुरु लिखे हैं, आर डी मिश्रा और ए वी हम्बोल्ट, ये सारे के सारे फादर लिखे हैं। और इनको बताना है कि किस ब्रांच के फादर कहलाते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस एंड रिलेटेड फादर। तो चलो ये लिख लिया होगा, आगे बढ़ जाते हैं, और ये जल्दी से कंप्लीट करेंगे, आज की क्लास में इसको कंप्लीट करना है भाई। चलिए, अच्छा, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है फादर ऑफ क्या, चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, है ना, सेल बायोलॉजी के फादर कहलाते हैं साइटोलॉजी, या इसी को कहा जाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, चाहे सेल बायोलॉजी कह लीजिए या फिर साइटोलॉजी कह लीजिए। स्वान को क्या कहा जाता है, स्वान फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। चलो, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी ये कहलाते हैं स्वान। क्लियर। पंचानन माहेश्वरी, इनको किस लिए जाना जाता है, तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर कहलाते हैं। क्लियर है, क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है भाई, ये सारे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही रखा है हमने। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके एन गुरु। एन गुरु, चलो नेक्स्ट है आपके एन गुरु, ये कहलाते हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी के फादर कहलाते हैं कौन, तो कहेंगे एन गुरु को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। नेक्स्ट है आपके आर डी मिश्रा, इंडियन इकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन है, तो कहेंगे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है भाई, आर डी मिश्रा को कहा जाता है
फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं ए बी हम्बोल्ट। चलो, फादर ऑफ इकोलॉजी पूछ लिया जाए तो ये क्या है? इकोलॉजी। जनरली अगर पूछा जाए कि इकोलॉजी के फादर कौन है, ए वी हम्बोल्ट हैं, और इंडियन में पूछा जाए तो आर डी मिश्रा को जाना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। ए वी हम्बोल्ट हो गए, है ना, इसको लिख लो। अगेन क्या है ये? फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं। ठीक। एस आर कश्यप, एस आर कश्यप के लिए बताइए फटाफट से। चलिए एस आर कश्यप के लिए बताएंगे फटाफट से। एस आर कश्यप को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा की स्टडी पढ़ते हैं, है ना, ब्रायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके डी डी अवस्थी। डी डी अवस्थी, डी डी अवस्थी फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी कहलाते हैं। ये लाइकेंस के बारे में अध्ययन किया था और यहाँ पर इंडियन में, है ना, तो ये कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी। ठीक है भाई, लाइकेन का अध्ययन किया था। थॉमस एडिसन का नाम पूछा जाता है बहुत, है ना, थॉमस एडिसन का नाम पूछा जाता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बहुत पूछा जाता है। ये कहलाते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर है? एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं? थॉमस एडिसन कहलाते हैं। क्लियर? चलो अगले दिए हैं इथियोन, सॉरी इथियोवेन। इथियोवेन ये हैं फादर ऑफ ईसीजी। ईसीजी जिससे क्या करते हैं, है ना, परीक्षण करते हैं। चलो फटाफट से बताएंगे ईसीजी से किसका परीक्षण करते हैं, ये बताइए। ईसीजी से किसका परीक्षण करते हैं, किसके लिए यूज होता है? ये है फादर ऑफ ईसीजी, फादर ऑफ ई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है ना, ईसीजी के फादर हैं। नेक्स्ट आपका है, चलिए नेक्स्ट आपका है कॉर्नवर्ड लॉरेंज, और ये हैं फादर ऑफ इथोलॉजी। इनको कहा जाता है क्या? फादर ऑफ इथोलॉजी। चलो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही रखा है मैंने, है ना, फादर ऑफ इथोलॉजी। चलो नेक्स्ट है वॉन वियर। वॉन वियर इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्ब्रियोलॉजी। क्लियर? ये कहलाते हैं, बताएंगे, फादर ऑफ इम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी के फादर कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्न लैंड स्टीनर, का नाम बहुत सुना है ना, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहलाते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने बताया था। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने बताया था। कार्ल लैंड स्टीनर का नाम आता है किसके लिए, तो बताएंगे ब्लड ग्रुप के लिए इनका नाम आता है। रॉबर्ट कोच का नाम आता है माइक्रोबियल टेक्निक के लिए। ठीक है, माइक्रोबियल टेक्निक का नाम आता है इनका। चलिए तो बताएंगे रॉबर्ट कोच फादर ऑफ माइक्रोबियल
टेक्निक के लिए इनका नाम आता है। चलो, एडवर्ड जेनर, इनको कहा जाता है क्या? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहलाते हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो, एक चीज तो लिखी है यहाँ पे, है ना, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहलाते हैं। सॉरी, ये क्या है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहलाते हैं। और एडवर्ड जेनर को जाना जाता है वैक्सीनेशन की खोज के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन की खोज के लिए इनको जाना जाता है, एडवर्ड जेनर को। इन्हीं को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इम्यूनोलॉजी के लिए बताया था इन्होंने, और इन्हीं को फादर ऑफ वैक्सीनेशन के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। तो ये कहलाते हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का इन्होंने बताया था विलियम हार्वे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको बता दिए गए हैं, इतना जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे कहलाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक लेते हैं। एक साहब हैं आपके जेसी बोस करके, चलिए, जेसी बोस। चलिए, बहुत बार पूछा गया है ये भी, है ना। जेसी बोस ये कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। ये कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है ना, इन जनरल पूछा जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर भी बता दीजिए। वो है स्टेफन हॉल्स। चलो भाई, जल्दी से लिख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके स्टेफन हॉल्स कहलाते हैं। चलो, स्पेलिंग देख लेना भाई, स्टेफन हॉल्स, है ना, हॉल्स। ये कहलाते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं स्टेफन हॉल्स करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। चलिए, अच्छा, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट तो देखना है, कुछ और देख लेते हैं इसमें। एक आते हैं आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग करके इनका नाम है। ये लिख लेते हैं, पॉल बर्ग। कहलाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलिए, फादर ऑफ कहलाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कहलाते हैं कौन? पॉल, सॉरी, पॉल बर्ल के नाम से जाने जाते हैं। पॉल बर्ल कहलाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो, एक नाम आता है डॉक्टर लाल जी करके। डॉक्टर लाल जी।
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको लिखाई दे रहे हैं, बाकी तो बेसिक आपको पता ही होता है। चलिए, इनको किस लिए जाना जाता है तो बताएंगे। ये कहलाते हैं डॉक्टर लाल जी, फादर, इंडियन फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं, और वो भी कहाँ पर, इंडियन में, है ना, इंडियन में डॉक्टर लाल जी जाने जाते हैं। चलिए, तो कहेंगे, ये लिख लीजिए, इंडियन फादर कह सकते हैं, है ना भैया, इंडियन फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इंडिया में जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया है वो डॉक्टर लाल जी हैं। क्लियर है? चलो भाई, नेक्स्ट है आपके साइंटिस्ट, सांता पाउ करके एक साइंटिस्ट है, सांता पाउ। और एक साइंटिस्ट है जे जी मेंडल, है ना, जे जे मेंडल, ये भी लिख लीजिए। चलो भैया, इनको किस लिए जाना जाता है तो सांता पाउ कहलाते हैं क्या, बताएंगे, इंडियन टेक्सोनॉमी के फादर हैं, है ना, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बताना है तो बताएंगे कैरोलस लीबनिस है ना, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी। जे जी मेंडल को जाना जाता है फादर ऑफ, क्या कहेंगे, ये जाने जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के लिए, जेनेटिक्स के लिए, है ना, जेनेटिक्स के, आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं जे जी मेंडल। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़े। ई जी बटलर एक नाम आता है। चलो, एक साइंटिस्ट है ई जी बटलर, सारे विदेशी हैं भाई ये, ई जी, चलो इनको किस लिए जाना जाता है ये भी बता देंगे। और एक साहब और भी हैं, उनको भी लिख लेते हैं, है ना, ई जी बटलर हो गए, और उसके अलावा बताएंगे, चलिए भाई, ई जी बटलर को किस लिए जाना जाता है तो ये कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ, क्या बताएंगे, चलो, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइएगा, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये बताइएगा। ठीक है, चलिए, और फादर ऑफ माइकोलॉजी पी ए मिचेली के नाम से हैं, इनको भी लिख लीजिए, फादर ऑफ माइकोलॉजी ये कहलाते हैं पी ए मिकेली या मिचेली पढ़ा जाता है इनको। ठीक है, चलो, पी ए मिचेली। चलो भैया, स्पेलिंग देख लेना यार। चलो, ये पी ए मिचेली हैं, और ये क्या जाने जाते हैं तो कहेंगे, ये जाने जाते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है,
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलो तो इतना काफी है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे वो लिखवा दिया है मैंने, है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा दिया है, तो ये सभी लोग लिख लीजिएगा। बाकी अब आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट क्या है इंस्टीट्यूट है जो पूछी जाती हैं, ठीक है। फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंटर्स ये पूछे जाते हैं, तो इनके फुल नाम बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए, पहला है आपका CDRI। CDRI, और ये कहाँ पर है, और ये भी बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म और क्या है इनका, ये स्थित कहाँ पर है ये बताना है। चलो, तो CDRI ये है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो भैया शुरुआत ही करते हैं। CDRI कहाँ पर है तो बताएंगे, ये क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये स्थित कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो लिख लेते हैं CDRI, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ये कहेंगे क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये है कहाँ पर तो बताएंगे, ये कहाँ पर है आपके, लखनऊ में, है ना। चलो भैया कहाँ पर है तो बताएंगे, लखनऊ में है, लखनऊ, हाँ वही नवाबों का शहर लखनऊ। नीचे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख लीजिए, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है आपके, ठीक है। चलो, लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है तो कहेंगे नवाबों के शहर लखनऊ में है। नेक्स्ट आपका दिया है NBRI। चलो फटाफट से बताओ, NBRI इसका फुल फॉर्म क्या है पूछा जाता है, NBRI इसको कहा जाता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी कहाँ पर है तो ये भी आपके लखनऊ में ही स्थित है। ये है क्या तो कहेंगे नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये भी कहाँ पर है तो कहेंगे, ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में ही है, ठीक है। ये भी आपके कहाँ पर है, लखनऊ में ही है। चलो नेक्स्ट आपका है CSIR, बहुत पढ़ते हैं, है ना। CSIR इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंडियन में बात कर रहे हैं। CSIR बताइए फटाफट से, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और इसको फुल फॉर्म भी बताना है। चलो CSIR फॉर्म भरते हैं आप लोग, है ना। चलो बताएंगे तो बताएंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म क्या है तो कहेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक या फिर इसी को कहा जाता है, हाँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिसर्च, या फिर इसी को कह सकते हैं आप चलो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये है कहाँ पर, इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है भाई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका ICAR करके पूछा जाता है, ICAR फुल फॉर्म बताना है इसका, ICAR का। चलो तो ये कहलाता है
ICAR ये कहलाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में ही। ठीक है, न्यू दिल्ली में ही इसका भी मुख्यालय है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चरल लिख लीजिए, सॉरी। एग्रीकल्चरल कल्चरल रिसर्च। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो बताएंगे, ये भी आपके नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका IARI। चलिए, IARI बहुत थोड़ा सा अंतर है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है क्या? इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो कहेंगे न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, न्यू दिल्ली में भी, न्यू दिल्ली में ही इसका भी मुख्यालय है। IARI का न्यू दिल्ली में ही इसका भी मुख्यालय है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर। चलो नेक्स्ट है आपका आता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। बहुत पूछा जाता है ना। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? तो ये कहेंगे इंग्लैंड में है ना। और इंग्लैंड में भी कहाँ है? क्यू करके एक जगह है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है। ये बहुत पूछा जाता है, लिख लीजिए भाई, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है ना, है कहाँ पर? तो कहेंगे ये है क्यू करके एक जगह है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्यू करके एक जगह है, वहीं पर स्थित है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहलाता है ये। रॉयल बोटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, क्यू इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका NEERI। चलिए, नेक्स्ट है NEERI। ये कहलाता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये स्थित कहाँ पर है? तो ये नागपक करके एक महाराष्ट्र में जगह है। ठीक है, ये लिख लीजिए कहाँ पर है। महाराष्ट्र में है, MH। क्लियर। चलिए, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन हार्वर्ड में है ना, कोलकाता। कहाँ पर है इंडियन बोटेनिकल गार्डन? हावड़ा, हावड़ा सुने होंगे ना, है ना। ये कहाँ पर है? कोलकाता। चलो भाई,
ये लिख लीजिए, कहाँ पर है, हार्वर्ड। डा नहीं है वैसे, इसको एच लिखा जाता है ना, रुको भाई, ये कोलकाता में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हार्वर्ड कोलकाता में है। चलो नेक्स्ट है आपका CFTRI। चलो, CFTRI इसका फुल फॉर्म बताना है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लिख लेते हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, अच्छा ये एफ है, सॉरी CF है, ये ध्यान दीजिएगा, ये F है ना, वही तो मैं सोचू ये E कहाँ से आ जाएगा। CFTRI है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। और ये है कहाँ पर, ये मैसूर में है, मैसूर कर्नाटका में एक जगह है, ठीक है, मैसूरू, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। मैसूरू कर्नाटका में एक जगह है, मैसूरू बहुत फेमस है ना, तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए नेक्स्ट है आपका IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी लिख लीजिए, है ना, ये है क्या, इंटरनेशनल राइस, जो चावल खाते हो भाई, ठीक है, उस पे भी बहुत गहन अध्ययन होता है, राइस रिसर्च, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो, और ये कहाँ पर है, ये फिलीपींस में है, फिलीपींस में, फिलीपींस, चलो ये लिख लीजिए, कहाँ पर है, फिलीपींस में है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो भाई, तो इतना हो गया, और ये आज की क्लास आपके यहाँ पर द एंड करते हैं, है ना, इतना हो गया आपका, और ये आपका जितना भी बेसिक्स का था वो सब हमने यहाँ पर आपको कवर करवा दिया, तो ये सब आप लिख लीजिएगा, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको बेसिक्स में पता होनी चाहिए वो सब हमने यहाँ पर आपको करवा दी हैं, तो ये सारी चीजें आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्या होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल गई हैं, तो चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और कल का आपका टॉपिक होगा, कल हम स्टार्ट करेंगे सेल, ठीक, कल हम स्टार्ट करेंगे सेल। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपको PDF चाहिए होगा तो PDF, ये स्कैन कोड दिया है टेलीग्राम चैनल का, इसको ज्वाइन करिए, और स्कैन कोड करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको सारे के सारे क्लास PDF मिल जाएंगे, तो जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी आपको मिलते हैं कल, और कल का आपका टॉपिक होगा, पढ़ के आइएगा, सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कल से आपकी जो शुरुआती क्लास है ना, चैप्टर वाइज सब क्लास पढ़ेंगे, आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है तो वो पढ़ेंगे, तो वो ध्यान रखिएगा, कल का आपका टॉपिक होगा सेल। तो चलिए भाई, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।